हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अवध और मैसूर। आज हम 3 रीजनल स्टेट्स के बारे में करेंगे। तो कल हमने क्या करा था, कि जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश जो थे, उन्होंने और जो यूरोपियन कंट्रीज तो यहाँ आई थी, यहाँ पे आई थी ट्रेड करने के लिए। जैसे पोर्तुगीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया, फिर डेन्स हो गया, ये सब आया था, है ना। तो ये सबको हटाया अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए था। इसको चाहिए था कि हम सिर्फ ट्रेड करें। तो इसको पहले सबको हटाया। अब हटाया डेंट मीन्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हटा दिया था। जैसे फ्रेंच वाले को यहाँ पे पुडुचेरी वाला एरिया दे दिया था। फिर गोवा जो था वो जाके ऐसा गोवा बोल रही हूँ, पोर्तुगीज जो था वैसा गोवा वाले एरिया में जाके सिमट गया था। तो बिल्कुल नहीं खत्म हुआ था यहाँ पे। तो और ऐसा है कि गोवा जो है, बाबा गोवा क्यों बोल रही हूँ, पोर्तुगीज जो है वो फर्स्ट टू कम इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया कौन आया था? पोर्तुगीज है। सबसे लास्ट में भी गया कौन इंडिया से? पोर्तुगीज गया। सबसे पहले आने वाला पोर्तुगीज है और सबसे लास्ट में जाने वाला भी पोर्तुगीज है। फिर इसको वो ऑपरेशन विजय से इसको भगाया गया था, पता ही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि उन लोगों को तो हटा दिया। अब देखो, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे मेनली ट्रेड के लिए। उनको यहाँ ट्रेड करना था, उनको यहाँ का कोई कॉलोनी नहीं बनाना था इंडिया को, उसको ट्रेड करना था। ठीक है, लेकिन जो भी उसके ट्रेड के रास्ते में आएगा उसको वो हटाएंगे रास्ते से। तो पहले तो उन लोग को हटाया, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसको हटाया। अब यहाँ के भी तो लोग उनको रोकेंगे ट्रेड करने से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोग रोकेंगे उसको ट्रेड करने से। तो अब यहाँ के लोगों को वो हटाएगा। वैसे ग्रेजुअली करते करते, धीरे धीरे करते करते फिर एक कॉलोनी बना लेता है। पूरा ये रूल ही करने लग जाता है इंडिया के ऊपर। फिर ये इंडिया उसका कॉलोनी बन जाता है। तो ऐसे होता है। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल, आज हम सिर्फ 3 स्टेट से करेंगे, बंगाल, अवध और मैसूर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मैप। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये देखो, ये मुगल है। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद पता ही है कि उसके बाद जितने भी रूलर्स आए, टक 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 सब ऐसे गिरते चले गए एकदम। कुछ कुछ ही सालों में कोई इंपॉर्टेंट रूलर्स तो रहा नहीं। तो इस वक्त क्या हो रहा, और जो औरंगजेब था वो, उसका डेथ कहाँ हुआ? नीचे हुआ। तो वैसे भी वो 23 साल ऊपर रहा, उसके बाद तो फिर नीचे ही वो रह गया, फिर कभी आया ही नहीं वो दिल्ली। तो इसकी वजह से और भी ऊपर वाला जो एरिया था वो सब फिर अपने आप को, जो भी मनसबदार जो थे, स्ट्रॉन्ग जो मनसबदार थे या फिर नोबल्स जो थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, अपने आप को पावरफुल बनाने लगे। क्योंकि ऊपर में कोई है नहीं राजा, है ना। और उसके बाद ऊपर में कोई है नहीं राजा, और जो भी औरंगजेब वो भी है, तो वो भी अब खत्म ही हो चुका है 1707 में। उसकी भी डेथ ही हो चुकी है। तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जो उस वक्त स्ट्रॉन्ग में थे, थोड़ा सा नोबल पोजीशन पे थे, या फिर राजपूत जो जिनके हाई मनसबदार मिला हुआ था, वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। तो यहाँ पे अवध अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा, बंगाल करेगा, फिर राजपूत के कुछ रूलर करेंगे, पंजाब, ऐसे करके सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। और इसके डेथ के बाद तो और ही सब फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। ठीक है, और उसी वक्त 1739 में हमने देखा था कि नादिर शाह का अटैक हुआ था। नादिर शाह का अटैक हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? रंगीला कौन था? जो कि मोहम्मद शाह था, रंगीला। उसके टाइम पे 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था कि नहीं। और इसी ने फिर सैयद को भी मारा था। जो रंगीला था वो सैयद को भी मारा था। सैयद कौन थे भाई? सैयद वही थे जो नोबेल पोजीशन पे थे। सैयद थे, अपने आप को क्या बोलते थे कि मैं किंग मेकर हूँ। सैयद ब्रदर्स जो थे, 2 भाई थे वो लोग, किंग मेकर हूँ। और उसने, सैयद ब्रदर्स ने 2 राजा को मारा भी था। एक फर्रुख सियार, एक तो फर्रुख सियार को मारा था, एक तो फर्रुख सियार को राजा ही बनाया था, फर्रुख सियार को मार भी दिया था। याद है सब कुछ पिछले बार, वो जो लेटर मुगल्स में पढ़ा था। तो जब 1739 में जब नादिर शाह आया, पूरा यहाँ पे लूट, बहुत बहुत ज़्यादा लूटा था, लूट उठ के सब चला गया। ठीक है, अब अंग्रेज लोग देखा कि मतलब इतना बड़ा लूट हुआ, आया नादिर शाह, लूट के चला गया, कोई इसको रोकने वाला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ गया कि यहाँ पे कोई यूनिटी नहीं है, मतलब सब अपना अपना देख रहा है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। अवध वाला अपना देख रहा है, बंगाल वाला अपना देख रहा है, हैदराबाद वाला अपना देख रहा है, सब अपना अपना इधर देखने वाला है। कोई किसी को मतलब नहीं है कि दूसरे में क्या हो रहा है। तो यहाँ से ये समझ गया कि अच्छा, अगर कोई ये लोग मेरे को रोकने की कोशिश करते हैं तो मैं इन लोग को आसानी से रास्ते से हटा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको हटाने की कोशिश करूँगा तो ये सब मिल के मेरे को ऐसा रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आसानी से सबको ऐसा कर सकता है। तो यूनिटी नहीं थी सबसे पहली बात लोग के बीच में। ये लोग अपने आप को ही इंडिपेंडेंस घोषित करते थे। जैसे कि अवध वाले, इन लोग को लगता था कि मेरा इतना ही कंट्री है, अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री वो लोग दिखा दिए थे कि मैं इतना ही, मेरा कंट्री इतना ही है, मेरे इससे ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अवध में कौन आया? अवध में आया सादत खान बुरहान। अवध में एक रूलर आया सादत खान बुरहान। बंगाल में फिर आएगा मुर्शिद कुली खान। फिर हैदराबाद में निज़ाम आएंगे, निज़ाम। उसके बाद ऐसे मैसूर में आएगा, मैसूर में वो
हैदर अली आएगा मैसूर में। हैदर अली से पहले अभी कुछ और है, एक वोडेयार डायनेस्टी आएगा, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं बंगाल, अभी करेंगे हम, फिर अवध करेंगे, उसके बाद मैसूर करेंगे। ठीक है, अच्छा हम इतना करेंगे। मराठा ये है, मराठा तो बहुत उस वक्त सब, और मराठा देख रहे हो इतना बड़ा मराठा है, तो मराठा को हम अगली बार में देखेंगे, कल हम। और ये वाला जो एरिया था कर्नाटक वाला, ये तो मिल ही गया था इसको ब्रिटिशर्स को, वो कर्नाटक वॉर हुआ था इसके पहले हमने देखा था, तो ये कर्नाटक वाला एरिया तो उसका ही हो गया था। ठीक है, चलो बंगाल में कौन था मुर्शिद कुली खान, अभी बताया मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान, इस सबको पढ़ना नहीं है। मुर्शिद कुली खान याद रखना, क्योंकि मुर्शिद कुली खान फिर बंगाल का अपने आप को, मुर्शिद कुली खान जो होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, बंगाल का रूलर अपने आप को बता देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अलीवर्दी खान, डायरेक्ट नहीं आ रहा है और बीच में और भी रूलर्स आ रहे हैं, तो उसके बाद अलीवर्दी खान आएगा, फिर इसका बेटा आएगा सिराजुद्दौला आएगा। ठीक है, यहाँ तक में ब्रिटिशर्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। सिराजुद्दौला आया, फिर ब्रिटिशर्स को दिक्कत होने लगी, उसके बाद बैटल होगी। ठीक है, तो याद करो कि 1717 में फर्रुखसियार जो था, ब्रिटिशर्स को क्या दिया था, फरमान दिया था। ब्रिटिशर्स को क्या दिया था, फरमान। एफ से फर्रुखसियार, एफ से फरमान याद करवाया था, फरमान इसको कह सकते हैं मागना कार्टा भी कह सकते हैं, मागना कार्टा भी कह सकते हैं। तो किसको दिया था, ब्रिटिशर्स को दिया था। और इसमें क्या दिया था कि भाई तुम बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हो, और तुम्हें कोई कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत भी नहीं है। फरमान में क्या क्या लिखा हुआ था कि तुम फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, तुम्हें कोई कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं, कस्टम ड्यूटी मत दो। ठीक है, तुम दस्तक भी इशू कर सकते हो, ठीक है, दस्तक भी इशू कर सकते हो खुद का। ओके, दस्तक कर सकते हो इशू। फिर तुम्हें कस्टम्स ड्यूटी नहीं देना है, कस्टम्स ड्यूटी जो है वो नहीं देना है। फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, वही है कि कस्टम ड्यूटी नहीं देना, फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, अपना दस्तक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्रुखसियार ने इसको इतना कुछ दे दिया भाई ब्रिटिशर्स को। क्यों दे दिया था, मतलब रीज़न है, क्योंकि फर्रुखसियार कुछ बीमारी हो गई थी, फोड़ा वोड़ा कुछ हो गया था, तो उसको ब्रिटिशर्स के एक था फिजिशियन, उसने उसको ठीक कर दिया था। तो इस वजह से इतना खुश होकर उसको दे दिया कि जाओ, हम तुमसे खुश हुए, हम तुमसे प्रसन्न हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिराजुद्दौला आता है, बोलता है कि देखो अब होगा यहाँ से सब कुछ बंद ब्रिटिशर्स तुम्हारा, क्योंकि जो भी तुमको देने वाला था फरमान, जो तुमको दिया गया, इतना कुछ तुमको जो दिया गया वो दिया फर्रुखसियार। अब फर्रुखसियार क्या था, मुगल रूलर था वो। अब यहाँ से मुगल रूलर का हम रहे नहीं, अब हम लोग यहाँ से मुगल रूलर खत्म हो चुका है, मतलब अलीवर्दी खान ये सब मुगल रूलर नहीं है। तो अब यहाँ से बोला कि अब हम लोग अपना है। ठीक है, हम लोग का मुगल रूलर से कोई मतलब नहीं है, तो अब तुमको देना पड़ेगा सब कुछ भाई, तुमको अब दस्तक, तुमको अब ड्यूटी भी देना पड़ेगा और सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा, दस्तक वस्तक सब तुम्हारा बंद हो गया अब। ठीक है, तो यहाँ से वो ऐसा कर दिया। अब सोचो कि जिसको इतने टाइम से इतनी खुशी मिल रही थी, अब उसको अचानक से ऐसा रोक दिया जाएगा, तो उसको कितना गुस्सा आएगा। तो आ गया ब्रिटिशर्स को गुस्सा कि भाई इतना हम नहीं देंगे। तो अभी कहा दे हो तो कहा नहीं देंगे, हम कहा दे हो तो कहा नहीं देंगे। तो फिर हुआ, सिराजुद्दौला सोचा कि अभी मानेगा नहीं, अब इसको देखना पड़ेगा। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी लाता है कलकत्ता में। कौन लाता है, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होता है, कब लाता है, ये 20 जून 1756 में। एक चीज़ और इसको दिक्कत हो रही थी सिराजुद्दौला को, एक चीज़ से और दिक्कत हो रही थी। पहले तो बोला कि तुम्हें ये सब दस्तक वगैरह सब देना पड़ेगा, तुम्हें कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, जो पहले था अब सब खत्म, अब तुम्हें देना पड़ेगा, हो गई तुम्हारी, यहीं तक खुशी थी तुम्हारी। ठीक है, एक तो ये। दूसरी क्या कहा, दूसरा इसको किससे प्रॉब्लम था सिराजुद्दौला को, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, कुछ याद होगा तो मैंने कुछ बताया था, सिर्फ बताया था, लिखने को नहीं कहा था, मतलब ऐसे बता दिया था। ये बताया था कि 1698 में बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम शाह, बताया था ना, अजीम शाह नाम कुछ याद आ रहा, अजीम शाह बंगाल के सूबेदार थे। उन्होंने जमींदारी दे दी थी ब्रिटिशर्स को 3 जगहों की, सुल्तानी, गोविंदपुर, कलिकटा। तो ये बताना नहीं है मुझे, बताना ये है कि जो इन्होंने जमींदारी दे दी 1698 में, जो बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने जमींदारी जो दे दी थी ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने तो सिर्फ जमींदारी दी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, अपना फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम्स बनाया।
कहाँ बनाया? 1700 में वही कलिकटा, वो जो 3 रीजन दिया था ना 3 रीजन का, तो कलिकटा वाले रीजन में फोर्ट विलियम्स बनाया। सिर्फ इतना याद रखो कि फोर्ट विलियम्स बनाया 1700 में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब सिराजुद्दौला को ये सब चीज़ों से दिक्कत होने लगी, ये सब चीज़ों से भी दिक्कत होने लगी कि तुम फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो, एरिया मेरा है, टेरिटरी मेरा है, रूल मैं करता हूँ, फोर्टिफिकेशन तुम कैसे कर सकते हो। तो इस सब चीज़ों से गुस्सा आया सिराजुद्दौला को। एक तो तुम्हें देना पड़ेगा ये सब चीज़ें, और दस्तक वगैरह उन लोगों ने मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने। दूसरा फोर्टिफिकेशन ये कर रहे थे, सिराजुद्दौला ने मना किया तो लोग माने नहीं। तो फिर करता है सिराजुद्दौला ब्लैक होल ट्रेजेडी कलकत्ता में। कब करता है? 20 जून 1756 में। और इसमें जो फोर्ट विलियम्स जो उसने बनवाया था ब्रिटिशर्स ने, उसको कैप्चर कर लेता है। और क्या करता है? कैप्चर करता है, इम्प्रिजन करता है सेवरल ब्रिटिशर्स, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को ऐसे कैप्चर कर लेता है, इम्प्रिजन, उनको बंदी बना लेता है एक छोटे से सेल में, एंड सफोकेटेड देम टू डेथ। और उन लोग को सफोकेशन के थ्रू उन लोग को मार देता है। वैसे कोई नंबर तो नहीं पता है कि कितने सोल्जर्स थे, कितने ब्रिटिशर्स थे उसमें, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स की तरफ से पूछो तो ये वो ज़्यादा नंबर बताते हैं, और अगर इधर इंडियन हिस्टोरियंस ऐसे बताते हैं उसको कम नंबर बताते हैं, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसने ऐसा, सिराजुद्दौला ने ऐसा किया था, ठीक। तो फिर होगी बैटल ऑफ प्लासी। अब ऐसा कुछ किया तो ब्रिटिशर्स भी शांत नहीं रहेंगे ना, अब तो वो बैटल करेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है, इन बंगाल में होता है, ये बंगाल में प्लासी, और ये बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 23 जून 1757। वैसे देखो इंपॉर्टेंट है ईयर, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा देखना है तो देख लेना, क्योंकि कभी कभी अगर आ सकता है, 1-2 बार आ भी चुका है 23 जून ऐसा, तो देख लेना। लेकिन वैसे ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर याद ही रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बैटल से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, अभी हम देखेंगे आगे। इस बैटल में किसके बीच हो रहा है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव कौन है भाई? जो ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा था वही था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला तो बंगाल का वही हो गया, बंगाल का रूलर हो गया उस वक्त, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अब एक चाल चली। क्या चली? मिर्जाफर था। मिर्जाफर कौन था? मिर्जाफर था मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला का, इसका मिलिट्री कमांडर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली कि देखो बेटा, अब तो हम बताते हैं तुमको। मिर्जाफर को कुछ, इन लोगों के कुछ खास बनते नहीं थे, वैसे तो इसका मिलिट्री कमांडर था, लेकिन दोनों कुछ खास बनते नहीं थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपने अंडर कर लिया, अपने तरफ कर लिया कि देखो भाई सुनो, तुम हो मिलिट्री कमांडर, तुम मेरे से मिलो, अपना पूरा आर्मी मेरे के साथ लगाओ। रॉबर्ट क्लाइव बोला ऐसा, सिराजुद्दौला को हराएंगे और फिर तुमको हम अपना अगला रूलर बना देंगे, बंगाल का अगला रूलर हम तुमको बना देंगे। मिर्जाफर हो गया खुश, बोला ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मिर्जाफर और रॉबर्ट क्लाइव दोनों मिल के सिराजुद्दौला को हराते हैं। एक तरीके से मिर्जाफर ने सिराजुद्दौला को क्या किया? गद्दारी की भाई, तो हार गया। अब उसको जैसे प्रॉमिस किया था रॉबर्ट क्लाइव, वैसे मिर्जाफर को उसने रूलर अगला बना दिया। प्रॉमिस किया था भाई तुमको बनाएंगे, तो बना दिया। अब मिर्जाफर जब बन गया रूलर, तो मिर्जाफर को भी धीरे धीरे, मतलब थोड़ा टाइम बाद लगा कि अरे ये लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहा है ब्रिटिशर्स हमसे, ठीक है। वो भी अपना अपना कुछ स्टार्ट करने लगा कि हम अब रूलर है तो अपना कुछ चलाएंगे ना, तो लेकिन ब्रिटिशर्स उसको करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि तुम मेरे बलबूते पे तुम राजा बने हो भाई, मेरे से अगेंस्ट तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अब मिर्जाफर को ये सफोकेटिंग लगने लगा कि अब कुछ भी, मैं रूलर हूँ, अपनी मर्जी से कुछ क्या कर नहीं सकता, बिल्कुल पपेट हो गया हूँ इसका, ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स हैं जब इनके डिमांड से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फिर मिर्जाफर ने भी थोड़ा सा फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, तो फिर इस वजह से उसने मीर कासिम को फिर हटाया। फिर मिर्जाफर को जब ब्रिटिशर्स से थोड़ा सा अगेंस्ट जाने लगा, तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब इसकी छुट्टी करने की बारी है, अब लाओ मीर कासिम को, दूसरे रूलर को लाओ, ठीक है, मीर कासिम को लाओ। फिर मिर्जाफर को हराता है, फिर मीर कासिम को रूलर बनाता है। मीर कासिम कौन है भाई? मिर्जाफर का दामाद है, ठीक है, मिर्जाफर का दामाद है। अब मीर कासिम को बनाया रूलर ब्रिटिशर्स ने। मीर कासिम भी थोड़े दिन तक शांत रहा, उसको भी बढ़िया लग रहा है, बड़े रूलर बन गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको भी लगने लगा कि बड़े दिक्कत है, ये सब तो बहुत ज़्यादा पपेट वाला काम करवा रहा है, हो रहा है ना कि अंडर में, इसके अंदर जितना काम नहीं करूँगा, मैं भी तो रूलर हूँ, मेरा भी तो कुछ होना चाहिए अस्तित्व, तो वो हो नहीं रहा था। तो मीर कासिम ने भी सोचा कि अब ऐसे चलेगा नहीं, मैं भी अपना जो अपना मेरा जो पावर है मैं उसको यूज़ करूँगा, इतना भी पपेट नहीं रहूँगा, इनके डिमांड्स खत्म नहीं हो रहे हैं। तो मीर कासिम ने फिर एक काम किया, शिफ्ट कर दिया कैपिटल को, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल कर रखे थे। तो फिर इसने सोचा कि अपना कैपिटल ही चेंज कर लेता हूँ, मुंगेर कर दिया। पहले बंगाल का कैपिटल मुर्शिदाबाद था, ओके, स्टार्टिंग से ही, जब मुर्शिद कुली खान जब आया तो उसी वक्त से कैपिटल मुर्शिदाबाद था।
मीर कासिम ने उस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुंगेर और फिर कहने लगा कि भाई दस्तक देना पड़ेगा, दस्तक देना पड़ेगा, जो भी टैक्सेस वगैरह सब तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ गया, फिर से गुस्सा आएगा ब्रिटिशर्स को, तुमको हम राजा बनाएं, तुमको हम बैठाएं, सारा चाल चले हम, फिर तुम हमसे खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब होगा, फिर वही बैटल होगा, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। मीर कासिम को हटाने का फिर वो प्लान बनाने लगे थे ब्रिटिशर्स कि मीर कासिम को हटाना पड़ेगा, ये भी अपनी मनमानी कर रहा है, तो मीर कासिम को भी हटाना पड़ेगा। तो मीर कासिम भागता है किसके पास, हेल्प मांगेगा, किसके पास भागता है, मीर कासिम। फिर बैटल ऑफ बक्सर होगा, और बैटल ऑफ बक्सर अकेले ये नहीं करता है, जाके हेल्प लेगा, मीर कासिम भागेगा किसके पास, शाह आलम टू के पास। शाह आलम टू कौन है, उस वक्त मुगल राजा है, याद करो। लेटर मुगल्स में हमने बताया था, सब रूलर्स का जो बता रहे थे, सबके विकेट जल्दी जल्दी जिसके गिर रहे थे, सब बताया था कि शाह आलम टू के टाइम पे ऐसा बैटल ऑफ पलासी होगा, फिर ऐसा बैटल ऑफ बक्सर होगा, तो ऐसे सब बताया था, ठीक है। तो अपने नोट्स में थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो शाह आलम टू के पास जाता है, जो कि मुगल रूलर होता है, कि भाई मेरी हेल्प करो, ओके। फिर सुजाउद्दौला के पास जाता है, सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला कौन है, अवध का उस वक्त रूलर होता है, अवध का, ठीक है। अब ये दोनों को बोलता है कि देखो भाई हमको हेल्प करो, ये लोग हेल्प कर देते हैं, बोलते चलो ठीक है। बैटल ऑफ, फिर ये तीनों मिल के बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों रहेंगे, और फिर अकेला इधर से हेक्टर मुनरो रहेगा। अब हेक्टर मुनरो कौन है, ये रॉबर्ट क्लाइव के ही अंडर है, कह सकते हो कि अब ये लीड कर रहा है ब्रिटिश फोर्स को, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के ही अंडर है, ओके। उसमें तो डायरेक्ट रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ पे हेक्टर मुनरो आ गया। तो ये तीनों साथ में बैटल ऑफ बक्सर में, कासिम को तो चाहिए था, कासिम तो स्टार्ट ही कर रहा है बैटल को, ये दोनों से हेल्प लिया है, इधर से हेक्टर मुनरो है, ओके। समझ में आ गया इतना कुछ। बैटल ऑफ बक्सर हो कब रहा है, 22 अक्टूबर 1764, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है किसी, और इसमें बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे मानो कि देखो ये ऐसा बैटल हो रहा है, यहाँ पे सुजाउद्दौला है जो कि अवध का रूलर है, यहाँ पे शाह आलम टू है, और यहाँ पे कासिम है। सुजाउद्दौला सबसे ऊपर था, ठीक है। ये इसका मतलब थोड़ा सा पावरफुल था, इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सोचा कि हम आगे रहते हैं। उधर से ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले इसको ही लपेटा, इसको ही पहले हटाया। यहाँ से भागे गया अपना घर में जाके बंद हो गया, मतलब ऐसे बंद हो गया, घर में जाके अपना कंडी लगा दिया, जो भी लगा दिया कि भाई हमको बहुत खतरनाक लोग हैं ये, ओके। फिर अब देखा सुजाउद्दौला को भागते हुए, तो मीर कासिम को भी लगा कि अब ये जब भागे तो मैं क्या हूँ। मीर कासिम ही भाग गया। अब कहाँ भागा इसका कुछ नहीं पता चला, ये भाग गया, इसको बाद में जाके इसकी डेड बॉडी पता नहीं कौन सा झोपड़ी में जाके मिलती है, तो उसको छोड़ दो। फिर बच गया शाह आलम टू। अब ब्रिटिशर्स इसको पकड़ता है शाह आलम टू को कि आ बेटा आजा, तुम बड़ा मुगल बादशाह बना हुआ था, तुमको शांति से रहना चाहिए था, तुम काहे ये सब छोटी मोटी लड़ाई में आ गया, ठीक है। इसको पकड़ा शाह आलम टू को, कौन पकड़ा, यही हेक्टर मुनरो भाई, वही जो पकड़ा उसको। फिर इसको लेके गया, चलो भाई अपने दोस्त के पास चलो। दोस्त कौन, वही सुजाउद्दौला जो कि भागा था। कासिम तो चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, वो देख के भाग गया, कासिम पता नहीं कहाँ भाग गया, ठीक है। सुजाउद्दौला के पास बोला भाई गेट खोलो, गेट खोला। फिर हुआ चलो बैठ के अब सब ट्रीटी करो, अब ट्रीटी करो, तुम लोग हारे हो भाई। अब ऐसा ब्रिटिशर्स का ऐसा था कि वो अगर किसी के साथ बैटल करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, तो एक तो ट्रीटी, सबको पता है कि बैटल होता है, फिर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है, एक तो ट्रीटी साइन होगी, ऊपर से वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स कि जिसके साथ अगर वो बैटल कर रहे हैं, अगर वो बैटल जीत गया ब्रिटिशर्स, तो जो हारा है उसको कहते थे कि तुम अब जुर्माना भरो, जितना मैंने लगाया है पूंजी पैसा, जितना भी मैंने खर्चा किया इस बैटल में तुमसे लड़ने में, वो सब कुछ तुम हमें दोगे, ठीक है, सब कुछ तुम हमें दोगे, ओके। तो ट्रीटी साइन हुई ये वाली ट्रीटी। मेड शाह आलम टू को क्या कहा, ट्रीटी साइन करो भाई तुम। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, वो इलाहाबाद में ही साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, कब हुआ, 1750 में, अगस्त में हुआ, ये चीज़ भी याद रखना, अगस्त में हुआ। फिर शाह आलम टू से तो ट्रीटी साइन करवाया, इससे क्या करवाया, इसको कहा कि तुम पैसा भरो, जुर्माना भरो, तुम जितना भी लड़ाई में खर्चा हुआ है तुम सब जुर्माना भरो। ये दोनों की तो हो गई हालत पंक्चर, ये तो भाग ही गया था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम को तो हटा दिया यहाँ से, बैटल बक्सर में मीर कासिम खत्म हो गया, ठीक है।
अब रूलर बनाएगा किसको, वापस से मिर्जाफर को ले आया। मिर्जाफर जिसको अभी उसके पहले हटाया था ना, मिर्जाफर को हटा के मीर कासिम को लाया था, फिर से मिर्जाफर को बना दिया। मिर्जाफर बोला होगा भाई अब की गलती नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे गलती तो फिर से मिर्जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, अब एक चीज और किया, सिर्फ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही नहीं साइन की, एक डुअल गवर्नमेंट भी इशू किया, इन्फोर्स किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मोनरो ने एक डुअल गवर्नमेंट भी इन्फोर्स किया। अब ये डुअल गवर्नमेंट होती क्या है, दो टाइप की गवर्नमेंट, नाम से ही लग रहा है डुअल गवर्नमेंट दो टाइप की, एक दीवानी और एक निजामत राइट। दीवानी और निजामत राइट लाया। दीवानी वाला जो सिस्टम था, दीवानी वाला जो था सिस्टम पूरा कुछ, वो कंट्रोल करता था ब्रिटिशर्स, और निजामत वाला जो था वो उसको दे दिया शाह आलम टू को, जो कि मुगल रूलर था। दीवानी में क्या था भाई, नाम से ही लग रहा है दीवानी, पता है पहले बताया कि इसमें रेवेन्यूज थे, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो भी काम था वो बोल दिया ब्रिटिशर्स की हम करेंगे। निजामत में था कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का था, तो कह दिया कि तुम संभालो। शाह आलम टू को कह दिया कि भाई तुम लॉ ऑर्डर संभालो सब, बाकी रेवेन्यू हम देख लेंगे, टैक्स वगैरह जो भी रेवेन्यू वगैरह वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये लाता है डुअल गवर्नमेंट बंगाल में। ओके, इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस चीज़ को लाया जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट लाया जाता है। दीवानी और निजामत राइट होती है, दीवानी राइट ब्रिटिशर्स लेते हैं और निजामत राइट शाह आलम टू को मिलता है। और फिर ये जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी 1750 में, ये 7 साल तक ही चलता है, ये ट्रीटी 7 साल तक चलेगा। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल आएगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, जो कि 1772 में आएगा, फिर जाके इस ट्रीटी को एंड कर देता है वो। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना तो लिख लो, नहीं ज़रूरत है तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे जब हम पूरा गवर्नर जनरल फिर ऐसे सब कुछ करेंगे। तो यहाँ तक में तो खत्म। अवध से पहले देख लेते हैं कुछ कुछ छूटा है क्या। बैटल ऑफ फलासी तो बता ही दिया। बैटल ऑफ फलासी, बट इसको बैटल ऑफ फलासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पलास नाम का ट्री बहुत वहाँ पे ग्रो होता था, पलास नाम का, तो इसलिए इस बैटल को बैटल ऑफ फलासी कहा गया। हाँ, एक चीज़ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ फलासी को फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। बैटल ऑफ फलासी को कहते हैं फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, बैटल ऑफ फलासी को। अब वहीं बैटल ऑफ बक्सर को क्या कहते हैं, कहाँ गया बैटल ऑफ बक्सर, इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब स्टार्ट किया ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया, किसको, अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडिया, रेसिडेंट्स इन इंडिया, इन इंडियन स्टेट्स। अरे यार चलो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब ये क्या होता है रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब एज अ पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स भी बनेंगे। ठीक है, वो उन्होंने रेसिडेंट्स अपॉइंट करने लगा, मतलब कि पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स वो अपॉइंट करने लगे। अब यहाँ पे अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड अब थोड़ा थोड़ा ये लोग पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा घुसने लगे। यहाँ के जो लोग थे उस थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम को भी लोग कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इन शॉर्ट यही कह सकते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जो भी इंटरनल अफेयर्स थे स्टेट के बारे में, तो उस सब चीज़ों के बारे में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया अब ये लोगों ने धीरे धीरे। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वहाँ से बैटल ऑफ प्लासी से तो बिगिनिंग हो गया, यहाँ से ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरेस्ट लेना। ओके, इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना। ओके, इस चीज़ ये लाइन को याद लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैटल से ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। रेसिडेंट्स उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो बैटल ऑफ बक्सर से। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं अवध। अब हम इतना अवध के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात किया ना शुजाउद्दौला के बारे में। ये कौन था, अवध का ही तो नवाब था, रूलर था। तो अब हम देखते हैं अवध के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। अवध का कैपिटल कहाँ था, फैजाबाद। बंगाल कहाँ था, मुर्शिदाबाद। अवध का कैपिटल फैजाबाद। स्टैब्लिश किया गया 1722 में बाय शादत खान बुरहान, अभी बताया, सबसे स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद शुजाउद्दौला आता है, उसके जस्ट बाद नहीं आता है, मतलब ऐसे और भी रूलर्स आएंगे बीच में, लेकिन उसके बाद शुजाउद्दौला ही आएगा, जिसके टाइम में बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद असाफउद्दौला आएगा, असाफउद्दौला। इसके बारे में मैंने पूछ पढ़ना, देखो ऐसे नहीं याद करना है कि इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद कौन आ रहा है, बस इस चीज़ को देखना कि इस रूलर के टाइम पे क्या चीज़ हुई है। तो असाफउद्दौला के बारे में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने
बड़ा इमाम बड़ा और रूमी दरवाज़ा इसने बनवाया था। असाफुद्दौला ने बड़ा इमाम बड़ा और रूमी दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। और इसने कैपिटल को शिफ्ट भी कर दिया था लखनऊ में, फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया था, लखनऊ शिफ्ट कर दिया था असाफुद्दौला। ये दोनों चीज़ तो हम स्टैटिक जीके में भी देख लेंगे, जब हम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स करेंगे तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद आता है सादत अली। सादत अली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है वो सब्सिडरी अलायंस जाकर बाद में साइन करेगा 1801 में। तो सादत अली सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है 1801 में। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ये हम लास्ट में बताएंगे। सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है 1801 में। कौन? सादत अली। इस चीज़ को याद रखना है, एस से सादत, एस से सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहा है, ओके, 1801 में। उसके बाद वजीद अली शाह। वजीद अली शाह ये लास्ट हो जाएगा, वजीद अली शाह। उसके बारे में हमें नहीं कुछ पढ़ना, इसके बारे में बस इतना ही देखना कि इसकी जो वाइफ थी जिनका नाम है बेगम हजरत महल, वो जाके पार्टिसिपेट करेंगी 1857 की जो लड़ाई होती है रिवॉल्ट ऑफ 1857, उनमें उनका नाम आएगा बेगम हजरत महल, जो कि इनकी वाइफ होती है, इनकी बेगम होती है, ठीक है, बेगम हजरत महल, ओके। चलो अब हम देखते हैं अवध खत्म, अवध के बारे में इतना ही। उसके बाद हम देखते हैं मैसूर। देखो ब्रिटिशर्स ने ये वाला एरिया खत्म कर लिया, ले लिया है, बंगाल वाला एरिया ले लिया है भाई, ठीक है। इधर मुगल को तो शाह आलम टू को तो बना ही दिया, आपने मुट्ठी में रख ही लिया, ओके। अब हम देखेंगे, अब इधर बचा मराठा को तो हम कल देखेंगे। अब चलता है वो लोग तो, चलो साउथ की तरफ थोड़ा चलते हैं, साउथ की तरफ थोड़ा चलते हैं, क्योंकि मैसूर जो था वो थोड़ा सा फ्रेंच की तरफ इंक्लाइंड था, थोड़ा सा मतलब ऐसे फ्रेंच की तरफ वो लोग ज़्यादा इंक्लाइंड थे, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी पहले मैसूर को रास्ते से हटाना, क्योंकि अगर ये फ्रेंच की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, और अगर ये फ्रेंच और ये मिल के अगर फिर से पावर में आ गया तो फ्रेंच को तो अभी कर्नाटिक वॉर में उसको हरा के फिर उसको छोटा सा ऐसा पुंडुचेरी वाला एरिया दे दिया है और कह दिया कि भाई अब तुम लड़ना मत, तुमको इतना दे दिए हैं, अब तुम लड़ना मत, ठीक है। अब अगर वो मैसूर के साथ मिलके फिर से कोई ऐसा वॉर वगैरह फिर से ना वो पावर में आ जाए, इसलिए पहले मैसूर को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच को भी शांत करना है, क्योंकि ये लोग फ्रेंच से ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, इसलिए मैसूर वॉर पहले करेगा अभी। तो पहले हम मैसूर वॉर करवाते हैं। मैसूर वॉर नहीं कहेंगे उसको, एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। एंग्लो का मतलब ही होता है ब्रिटिश। तो चलो ठीक है। मैसूर का कैपिटल कहाँ था? सेरिंगपट्टनम इस्टेब्लिश किया गया था हैदर अली के द्वारा 1761 में बाय ओवरथ्रोइंग कृष्ण राजा वदेयार टू। देखो विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम पता ही है। विजयनगर एम्पायर जब पूरा खत्म हो गया था, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ 1565 में, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, विजयनगर खत्म हो गया। फिर विजयनगर के बाद एक वोडेयार डायनेस्टी नहीं कह सकता, मतलब छोटा सा डायनेस्टी आया था, कोई ऐसा बहुत बड़ा डायनेस्टी नहीं आया था, लेकिन इतना छोटा सा एक वोडेयार डायनेस्टी आ गया था यहाँ पे, ठीक है, वोडेयार डायनेस्टी। तो इसी को फिर हटा के हैदर अली फिर आएंगे, ठीक है। तो हैदर अली, मैसूर डायनेस्टी नहीं कह सकते, सिर्फ कहो कि हैदर अली वहाँ पे रूलर आ गया, ठीक है, उन्होंने वोडेयार डायनेस्टी को हटा दिया, ओके। तो इसी वोडेयार डायनेस्टी को हटाएंगे जो कि पहले विजयनगर एम्पायर के अंडर था ये एरिया। तो स्टैब्लिश्ड बाय हैदर अली इन 1761 बाय ओवरथ्रोइंग कृष्ण राजा वोडेयार टू। उस वक्त रूलर था कौन? कृष्ण राजा। थोड़ा सा हैदर अली देख लेते हैं। हैदर अली ने सेटअप किया कैनन फैक्ट्री, इन्होंने सेटअप किया था कहाँ पे? डिंडीगुल में, जो कि तमिलनाडु में है, 1755 में। और ये एक वनली रूलर है, पहला नहीं, हैदर अली इज़ द वनली रूलर जो कि कभी नहीं ब्रिटिशर्स से हारे। क्यों? क्योंकि पहले 2 बैटल में ये पार्टिसिपेट करेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट एंड सेकंड में, और सेकंड में ये हारते नहीं हैं, और थर्ड होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है कैंसर से, ठीक है। तो इसी की वजह से ये वनली रूलर हैं जो कि किसी ब्रिटिशर्स से नहीं हारे, ओके। उसके बाद हैदर अली के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान आएंगे जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में रहेंगे। तो इन्होंने इशूड किया था कैलेंडर, कॉइन्स, वेट एंड मेजर्स, मस्केट एंड बैनेट्स, सेरिकल्चर, और जैकोबिन क्लब एक फ्रेंच क्लब है, उसका मेंबर बने थे टीपू सुल्तान, ओके। चलो, तो इस चीज़ को याद रखना, जैकोबिन क्लब, फिर मस्केट एंड बैनोट्स, वेट एंड मेजर्स, इन सब चीज़ों इन्होंने किया। और भी चीज़ें की थी, जैसे कि डॉकयार्ड बनवाया था, ठीक है। तो बस रहने दो। एंग्लो मैसूर वार अब देखते हैं। ये हुआ 1766 से 1769 में, और इसमें एंग्लो मैसूर वॉर में देखो, ये है मैसूर, ये है मराठा,
ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये है मराठा, ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये ओडिशा वाला एरिया, ठीक है। तो मराठास बार बार यहाँ पे ऐसे वो लोग प्लंडरिंग लूटपाट करते ही थे, बाबा लूटपाट कर रहे थे। निज़ाम वाले भी इनसे कुछ खास मैसूर से कुछ खास खुश थे नहीं, उन लोग को भी इससे आपसे कुछ बनती नहीं थी, उड़ीसा वालों को भी ऐसे कुछ बनती नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि देखो भाई, इन तीनों को अपने में मिलाते हैं, अब मैसूर पे फिर धावा बोलते हैं। तो ये चीज़ मैसूर को पता था ऐसे होगा, हैदर अली को पता था, तो इसने पहले से क्या कर दिया, मराठास वालों को बोल दिया कि देखो तुम लूटते ही हो ना, वो मेरे यहाँ आकर लूटते ही हो ना, तो तुम उनको लूटना क्यों, हम ही तुमको दे देते हैं, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुमको क्या चाहिए तुमको जितना चाहिए हम ही तुमको देते हैं। और दे के इसका चुप करवा दिया, इसका मुंह बंद करवा दिया। निज़ाम को भी कुछ कुछ ऐसा दे के पैसा वैसा उसको भी मुंह बंद करवा दिया, उड़ीसा वालों को भी से। अब इसमें अब तो ये लोग साथ देंगे नहीं भाई, इन लोग को दे ही दिया है जो भी इन लोग को चाहिए था मैसूर वाले ने, हैदर अली ने, तो अब ये ब्रिटिशर्स का साथ देंगे नहीं, तो अब ब्रिटिशर्स अकेले पड़ गए। तो इसी की वजह से ब्रिटिशर्स हार जाते हैं 1766 और 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और हैदर अली की जीत होती है। लेकिन फिर भी ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया जाता है। क्यों करते हैं हैदर अली ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन? क्योंकि इनको पता है कि हम इन लोग को मुंह तो बंद करवा दिए, लेकिन ये लोग हैं नहीं वैसे, अभी तो मुंह बंद कर दिए लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे ये लोग। फिर से ये लोग मतलब भरोसा नहीं था कि ऐसा फिर से ये लोग हमेशा के लिए मुंह बंद करेंगे, ये लोग कभी ना कभी जाके उन ब्रिटिशर्स के साथ मिल ही जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो इसीलिए कि पहले भलाई है ट्रीटी ही साइन करने में, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास इन्होंने साइन कर ली। सेकंड बैटल होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से लेकर 1784 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया जाता है। ओके, इसमें भी ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। और इसमें एक चीज़ और कि हैदर अली फिर इसमें इनकी डेथ हो जाती है, जो कि कैंसर से डेथ होती है, ठीक है। और इसमें 3 बैटल्स भी और हैं, इस टाइम पीरियड में 3 और बैटल्स हुए थे। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो बैटल्स हुआ था, बैटल ऑफ पोलिवर, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, बैटल ऑफ पोलिलुवर और बैटल ऑफ शोलिंगर, ठीक है। ये हो गई। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन किया जाता है। और अब इसमें हैदर अली तो इसमें खत्म हो चुके हैं, अब इसमें आएंगे टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान अब आगे रूलर, ये अब लीड कर रहे हैं। अब इसमें जो ये मराठास वाले थे वो यूके का साथ ब्रिटिशर्स का साथ दे देते हैं, और निज़ाम और हैदराबाद जो होते हैं वो भी ब्रिटिशर्स का साथ दे देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मिल के टीपू सुल्तान को हरा देता है। अब इतना बड़ा आर्मी को तो ये नहीं ना हैंडल कर पाएंगे, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इनके बारे में पढ़ना भी हमें, टीपू सुल्तान इतने ग्रेट रूलर थे, लेकिन फिर भी ये तीनों मिल जाते तो फिर इनको फेस नहीं कर पाते हैं और टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और ये जो हार होती है बहुत, कह सकते हो कि बहुत बुरी हार होती है, एकदम ह्यूमिलिएटिंग वाला जो होता है वो वाला हार होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनके जो 2 बेटे होते हैं उसको हॉस्टेज बना लिया जाता है। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि अब जो भी लड़ाई में खर्चा हुआ है सब वापस करो भाई, सब पैसा दो हमको, और जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दोनों बेटों को हम अपने पास रख रहे हैं, पैसा दो बेटा ले जाओ, ऐसा था, ठीक है। और इनके जो टेरिटरी होती है, इनके जो एरिया होता है मैसूर वाला, वो अब तीनों के बीच में बच जाएगा। थोड़ा सा मराठा को मिलेगा, थोड़ा सा निज़ाम को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे रीजन्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। पूरा ये मतलब ऐसा खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बचता है लेकिन मैक्सिमम चला ही जाता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होगा इसमें। सेरिंगपट्टनम वही कैपिटल जो है इसका, मैसूर का। उसके बाद टीपू सुल्तान सोचते हैं बेटे को तो छुड़वा देते हैं, ठीक है, बेटे को छुड़वा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि चलते हैं बदला लेने, बेटे को तो छुड़वा दिया, अब लेगा बेइज्जती का बदला, ठीक है। अब लेगा बेइज्जती का बदला। 1798-99 में बेइज्जती का बदला लेने चल गए। बेइज्जती का बदला लिए, बेइज्जती का बदला ले नहीं पाए, इनकी हो गई कहानी खत्म, फेस नहीं कर पाए, कहानी खत्म। फिर सब्सिडरी अलायंस साइन किया जाता है। कौन करता है ये? वेलेस्ली साइन करता है सब्सिडरी अलायंस। और उसके बाद मैसूर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन निज़ाम के बीच में। थोड़ा सा एरिया निज़ाम को मिल जाएगा, बाकी जो है वो ब्रिटिशर्स रखेंगे, थोड़ा सा मराठा को मिल जाएगा, और जो बच गया थोड़ा मोरा एरिया वो वोडेयार डायनेस्टी, फिर से वोडेयार डायनेस्टी ये ब्रिटिशर्स बनाएंगे। वोडेयार डायनेस्टी ऑफ कृष्ण राजा 3rd को वो बना देंगे रूलर वोडेयार डायनेस्टी का,
ठीक है। और कृष्णराजा थर्ड एज अ पपेट रूलर काम करेगा, और इसके साथ ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया, इसी के साथ कर लिया था सब्सिडरी अलायंस, और एज अ पपेट रूलर ये काम करेगा। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस मतलब कि तुम अब मेरे पपेट हो, मेरे अंडर ही अब सब कुछ काम कर रहे हो। ओके, तो ये तीनों एंग्लो मैसूर वॉर इंपॉर्टेंट है, 1766, 69, 84, 92, 99। इसको भी ऐसे करना 69, 84, 92, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको याद कर सकते हो। अब चलते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस ये सबसे पहले लाया गया था किसके द्वारा? डुप्लेक्स के द्वारा। डुप्लेक्स कौन था? याद करो ना, कर्नाटिक वॉर में, कर्नाटिक वॉर में बताया था, फ्रेंच का ये गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, जो कि लाया था 1798 में लाया था। और इसको यूज़ किसके द्वारा गया? वही वेलेस्ली के द्वारा यूज किया गया। देखो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें गवर्नर जनरल है। वो वैसे भी करवाएंगे जब पूरा वायसरायज को करवाएंगे, सब गवर्नर जनरल वायसरायज को, तो वो डेट से पता चल जाएगा कि कौन किसका टाइम पे है। और ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? देखो इसमें क्या होता है, तो अगर कोई भी रूलर अगर सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस रूलर का जितना भी आर्म्ड फोर्सेस है, जितनी भी उसकी आर्मी है, वो सब, उसकी अपनी जो आर्मी है वो सबको डिसॉल्व करना पड़ेगा। उस रूलर का जितने भी आर्मी है सबको डिसॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बदले में ब्रिटिश फोर्स उसको रखना पड़ेगा। ब्रिटिश फोर्स उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी आर्मी को सब डिसॉल्व, अब उसकी जगह पे ब्रिटिश फोर्स रहेगी। इससे कि ये क्यों किया? क्योंकि अगर पूरी उसकी आर्मी होती तो इन फ्यूचर अगर वो सोचता कि मेरी इतनी बड़ी आर्मी, चलो एक बैटल करते हैं ब्रिटिश के साथ, जीत जाएंगे, ऐसा कुछ वो मतलब प्लान करती, अपना आर्मी बढ़ाती, अपने को पावरफुल करती। लेकिन अगर ब्रिटिश अब फोर्स हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ब्रिटिश फोर्स तो उसका साथ देगी नहीं, तो अब अकेले तो वो कुछ करेगा नहीं, ब्रिटिश फोर्स को थोड़ा ना अपने अंडर कर लेगा, वो अपना बात मनवाएगा कि तुम मेरे लिए लड़ो, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी आर्मी को डिसॉल्व करो, ब्रिटिश फोर्स रहेगी तुम्हारे अंडर, और जो पूरी फोर्स हम तुमको दे रहे हैं, ब्रिटिश फोर्स हम तुमको पूरा दे रहे हैं, उस सब का मेंटेन भी तुम ही रखोगे, मेंटेनेंस भी सब तुम ही चेक करोगे, कैसे सबको मेंटेन करना है। ठीक है, और अगर तुम मेंटेन नहीं कर पाए, ब्रिटिश फोर्स को, उस रूलर को कहा गया कि अगर तुम मेंटेन नहीं कर पाए तो जो तुम्हारा टेरिटरी है, जो तुम्हारा एरिया है, वो हम छीन लेंगे तुमसे। एक तो ये हो गई। दूसरी क्या थी? अब ये तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुमको ये सब करना है। अब ब्रिटिशर्स इसके बदले क्या करेंगे? उनके लिए, रूलर्स के लिए क्या करेंगे? तो वो बोला ब्रिटिशर्स करेगा इसमें कि हम तुमको इसके बदले क्या करेंगे, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी तुम्हें फॉरेन अटैक करेगा, कोई भी बाहरी अटैक तुम्हारे ऊपर आएगा, तो हम तुमको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। सब्सिडरी अलायंस में है कि तुमको अपनी पूरी फोर्स हटानी है, ब्रिटिश फोर्स रखनी है, बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी बाहरी फोर्स आएगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या थी कि तुम्हें कोई भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। मतलब तुम्हें किसी और स्टेट के साथ या फिर किसी भी के साथ तुम ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हो। तुम किसी के साथ भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हो जब तक कि हम तुम्हें ना कहें। अगर तुम्हें किसी के साथ ट्रीटी साइन करने का मन है, हमसे पूछो, हमसे परमिशन लो, हम परमिशन देंगे तो जाकर ट्रीटी साइन कर लेना, नहीं देंगे नहीं करना। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि बिल्कुल पपेट हो गया, उसका कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक कठपुतली हो गया। रूलर उसका फोर्स नहीं है, उसका अपना पावर नहीं है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि बच्चे को सब रख के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसको। तुम अपना कुछ डिसीजन ले नहीं सकते हो, तुम ट्रीटी नहीं साइन कर सकते किसी के साथ, अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, सब तुम्हें लेना होगा ब्रिटिशर्स से पूछ के। तो ये होता है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और यही जाके आगे एक मेजर रोल प्ले करेगा, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा ना, तो मेजर रोल प्ले करेगा सब्सिडरी अलायंस से। और इसी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा एरिया अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइन करने वाला था ये सब्सिडरी अलायंस कौन था? हैदराबाद। अभी हम हैदराबाद देखे नहीं है लेकिन देखेंगे। तो सबसे पहले ये साइन किया था, कब किया था? 1798 में किया था। उसके बाद मैसूर का साइन किया, अभी हमने देखा 1799 में किया था। तंजौर साइन किया था 1799 में। अवध अभी हमने देखा, अवध किया था 1801 में किया था। फिर पेशावर करेगा 1802 में। ये सब स्टेट्स है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। हैदराबाद ये सबसे पहले थे, मैसूर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, इतना ही, 3 तो करना था। ट्रिक से थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्रिक वगैरह कुछ है कि नहीं सब में। मुर्शिद कुली खान, इसका कैपिटल नाम से हो रहा है मुर्शिदाबाद। सिराजुद्दौला सबको पता है, नाम तो सबको पता होगा ना, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये सब चीज़ें तो ठीक है, पता ही होना चाहिए।
अब ये बैटल ऑफ फिलासिया, बैटल ऑफ बक्सर, ये चीज़ें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से ही, तो ये सब चीज़ें तो पता ही है। चलो ठीक है, मीर जाफ़र, मीर कासिम, हेक्टर मोनरो, ये सब चीज़ें, ट्रीटी, ये सब चीज़ों के लिए ट्रिक क्या है। 1764 पता ही है बैटल ऑफ बक्सर साइन हो रहा, तो अगले साल ट्रीटी साइन हो गई भाई, उसमें कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। दीवानी निजामत, ये सब तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, सब चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअल है। दीवानी राइट से वेन्यू से रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स पैसा वाला जो भी चीज़ें अपने अंडर रखेंगे और जो भी बकैती वाला चीज़ है उसको दे देंगे। अवध और सादत खान बुरहान, फिर इसमें सुजाउद्दौला तो वहीं से याद हो रहा है, कि अगर ये याद नहीं होता है तो फिर भी हम वहाँ पे स्टेट्स जब इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स करेंगे स्ट्रैटेजी में तो वहाँ कर लेंगे। फिर भी याद कर सकते हो ऐसे कि बड़ा इमाम, बड़ा रोमी दरवाज़ा, सब ये सबको साफ करने का इनको जिम्मा दे दिया था। और साफ से कर लो साफ, इतना बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट्स बनाया, इनको साफ करने का जिम्मा दे दिया था कि तुम्हें बड़ा बड़ा ये सब जो मॉन्यूमेंट्स है, बड़ा इमाम, बड़ा रोमी दरवाजा, तुम्हें दरवाजा साफ करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। सादत अली अभी बताया, इससे सादत इससे सब्सिडरी कर लेना, 1801 में किया। मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब चीज़ें तो ये नाम तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एंग्लो मैसूर वॉर, डेट्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट बोलो, कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद कर सकते, 69, 84, 92, 99, 69, 84, 92, 99, ठीक है। मद्रास, मैंगलोर, सेरिंगपट्टनम, फिर अलायंस। इसमें कैसे करोगे, मद्रास पहले, मैंगलोर पहले, तो छोटा वाला नाम ऊपर है, बड़ा वाला नाम नीचे है। सेरिंगपट्टनम जो कि कैपिटल था, तो ऑब्वियस से पता है, लास्ट में वही साइन किया जाएगा। फिर सब्सिडरी अलायंस लास्ट में होगा, वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस सब कौन करवाता है साइन, वेलेस्ली करवाया सबसे पहले। तो ऐसे करना, अच्छा काम किया, मतलब अच्छा काम, मतलब ब्रिटिशर्स के हित में ये सब्सिडरी अलायंस बहुत अच्छा था, उन लोग के हित में, ठीक है। तो वेल से अच्छा कर देना कि उन लोग के हित में सब्सिडरी अलायंस अच्छा था, तो कौन लाया जिसका नाम अच्छा होगा, तो वेल नाम था उसका, ठीक है। और हाँ, इसमें हैदराबाद, इसमें क्या कर सकते हो, हैदराबाद नाम इसका बाद है लेकिन आया ही सबसे पहले। कॉन्ट्राडिक्ट, नाम इसका बाद है लेकिन आया सबसे पहले। फिर अवध तो याद करवा दिया, 1 से 1 याद करना, ए से 1। फिर मैसूर तो 99 याद ही होगा, डेट से वो याद करोगे लास्ट में। तीनों तो इंपॉर्टेंट है वैसे, बाकी दोनों देख लेना। तो यहाँ तक मैं ख़त्म हो गया। फिर अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रोज़ की यही बात है। तब तक के लिए थैंक यू।